Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। भानु ने पूछा, रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? विदुर ने कहा, अब हम उस बंदर बीच 7 सितारा लकड़ी को लेने जा सकते हैं। भानु ने पूछा, वहां एक 7 सितारा सांप है, क्या तुम अब उसे हरा सकते हो? उसे लग रहा था कि वह पीछे छूट रहा था। क्या महादक्ष रैंक में बढ़ने के ठीक बाद उसे इतना आत्मविश्वास था कि वह एक तिलिस्मी जानवर को हरा सकता था जिसका वह पहले मुकाबला नहीं कर सकता था? विदुर ने हंसकर कहा, हरा नहीं सकता। 7 सितारा सांप एक चरम द्रोण रैंक तिलिस्मी जानवर है। भानु ने कहा, तो? विदुर ने कहा, कहीं सुरक्षित जगह पर इंतजार करो। अगर मैं इसे नहीं हरा सका तो चिंता मत करो। जब तक मैं भाग सकता हूं तब तक ठीक है। कई बार ताकत सिर्फ सीधे बल का मुकाबला नहीं होती थी, बल्कि तरह तरह के कारकों का मिश्रण थी। कभी कभी अपने विरोधी से सीधे लड़ना जरूरी नहीं होता था। जब तक आप उनके हमलों का सामना कर सकते थे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे और सबसे कम शक्ति का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे। उसके बढ़ने के बाद दोनों ओर ज्यादा दायरे की दवा सामग्रियां काटने में सक्षम हो गए, जिनमें कई दुर्लभ और उच्च दर्जे की थीं। विदुर ने उनमें से किसी को भी रोक कर नहीं रखा और जैसे ही उसे मिली वह दवा सामग्रियों को गोलियों में पिघलाने लगा। उसके इस्तेमाल किए गए गोली फॉर्मूले सब उसके शाखा परिवार से थे। आखिर उसकी शाखा का एक पूर्वज था जिसका नाम दल के पत्थर पर उकेरा गया था। भले वे गिर गए थे, तरह तरह के गोली फॉर्मूले पास किए गए थे। इस तरह के समय में विदुर को अपनी सफलता दर की भी परवाह नहीं थी। अगर वह हकीमी में नाकाम रहा तो उसे समृद्ध अनुभव मिला। अगर वह कामयाब हुआ तो उसके पास लड़ाई में जान बचाने वाला एक त्रुप का पत्ता होता। शायद वह विदुर की आत्मा से प्रभावित हो गया था, लेकिन दवा गोलियों की मदद और तिलिस्मी जानवरों के साथ लगातार लड़ाइयों से भानु 2 महीनों में 9 सितारा दक्ष रैंक तक पहुंच गया था। लड़ाई के बाद दोनों एक तिलिस्मी जानवर के इलाके से कुछ और दवा सामग्रियों के साथ बाहर निकल रहे थे। भानु ने खून थूक कर कहा, मुझे लगता है जैसे मैंने कुछ पकड़ लिया है। उसके शरीर में भी महादक्ष रैंक में बढ़ने के निशान दिख रहे थे। अगर आप लगातार लड़ते हुए जल्दी नहीं बढ़ते तो एकमात्र नतीजा आपकी मौत होती। भानु ने मुंह का खून पोंछकर कहा, मुझे क्यों लगता है कि हम पहाड़ों में और गहरे जा रहे हैं। 1 महीना पहले हमें अभी भी इंसानों के निशान दिखते थे, लेकिन अब रास्तों के निशान कम होते जा रहे हैं। उसने विदुर से कुछ गोलियां लेकर फिर से अपनी राय दी कि वे खो गए थे। उसने पूछा, क्या हम गलत रास्ते पर चले गए? विदुर ने कड़वाहट से मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि उन्हें किसी भी हाल में कोई परेशानी नहीं हुई थी। इन 2 महीनों में वह 3 सितारा महादक्ष रैंक बन गया था और सबसे जरूरी, अकेले लगातार हकीमी करने के बाद उसकी हकीमी कला धीरे धीरे बदलकर ऐसी हो गई थी जो सिर्फ वही समझता था। यह कहा जा सकता था कि उसकी हकीमी तकनीक पहले ही अकीरा दल की नींव से अलग होकर पूरी तरह उसकी अपनी अनोखी बन गई थी। बेशक यह अभी अपने शुरुआती चरण में थी, लेकिन हर ताकतवर हकीम की अपनी हकीमी होती थी जो सिर्फ उनके लिए मुफीद थी। भानु की तुलना में वह शायद कमजोर लगता था, लेकिन अगर उसे बाकी दुनिया में रखा जाए तो सिर्फ 2 महीनों में महादक्ष रैंक तक पहुंचने की रफ्तार उसे प्रतिभाओं में प्रतिभा बनाती थी। इस वक्त प्रशय परिवार की त्रासदी को आधा साल बीत चुका था, जबकि विदुर ने अकीरा दल को छोड़े लगभग 1 साल हो गया था। पहाड़ों की गहराई में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक असली भाईचारा बना लिया। भानु को महादक्ष रैंक में बढ़ने में मदद करने के लिए विदुर ने अपनी पूरी ताकत लगाई। दल स्कूल के बुजुर्ग ने उसे जो दवा गोलियां दी थीं वे बहुत थीं और जरा भी कंजूसी नहीं थी। इससे उसे बहुत समय और मेहनत बचाने में मदद मिली और उसने भानु के लिए कई बार दवा स्नान तैयार किए। भानु की जन्मजात प्रतिभा वास्तव में सिर्फ ठीक ठाक थी, शीर्ष स्तर की नहीं, लेकिन विदुर की मदद से उसकी जन्मजात खूबियां बदलीं। उसकी नाड़ियां, उसकी शक्ति और उसकी सारी संभावना दवा स्नानों के प्रभाव से धीरे धीरे मजबूत हो गई। भानु भी महसूस कर सकता था कि उसकी जन्मजात प्रतिभा बदल रही थी। उसके परिवार की कुछ तकनीकें जो वह पहले नहीं समझ पाता था, अब वह कुशलता और आसानी से माहिर कर रहा था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि यह सब सिर्फ विदुर की मदद की वजह से था। वास्तव में वह विदुर की हर बात को डिफॉल्ट पर सुनने और मानने लगा था।
एक और महीना बीत गया और लगातार लड़ाइयों की वजह से उनके कपड़े चिथड़े हो गए थे, जिससे वे जंगली जैसे दिखने लगे। आखिर में उन्हें पेड़ की छाल और पत्तियों से नए कपड़े बनाने पड़े। विदुर ने भौहें सिकोड़ कर कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हाल में हम जिन तिलिस्मी जानवरों का सामना कर रहे हैं वे और मजबूत होते जा रहे हैं और हमें ऐसे जानवर ज्यादा मिल रहे हैं जिनमें पहले से बुद्धि आ चुकी है? उसे कुछ गलत लग रहा था। भानु ने कहा, पता नहीं, मुझे थोड़ी भूख लगी है। जंगल में अनुभव के मामले में उसका अनुभव विदुर से भी कम था। विदुर ने आसमान की ओर देखकर सिर हिलाया और बोला, रात के लिए कहीं ठहरने का समय हो गया है। उसने कहा, चलो कोई जगह ढूंढते हैं और फिर खाना खाते हैं। जंगल की गहराई में रात के समय कई खतरे थे। कई डरावने तिलिस्मी जानवर रात में शिकार करते थे और रात में लड़ना इंसानों के लिए मुफीद नहीं था। थोड़ी देर खोजने के बाद उन्हें एक चट्टान के किनारे एक गुफा मिली। यह बहुत शांत थी और गुफा के बगल में एक ठंडा तालाब था। विदुर ने हंसकर कहा, हम फिर से दवा स्नान शुरू कर सकते हैं। पहाड़ी जंगलों की गहराई में दवा स्नान करना आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें पानी का स्रोत ढूंढना पड़ता था जो आम नहीं था। इसके अलावा दवा स्नानों को तैयार करने में बहुत समय लगता था, खासकर कुछ दवा पानी जिन्हें कई दिन तक उबालना पड़ता था ताकि इस्तेमाल किया जा सके। गुफा होने से वे कई दिन ठहर सकते थे। भानु ने सिर हिलाया, यह भी मानते हुए कि थोड़ा आराम करना अच्छा होगा। खाना खाने के बाद दोनों ने गुफा के चारों ओर चेतावनी तंत्र बनाए और फिर दवा स्नान तैयार करना शुरू किया। विदुर ने स्नान के लिए जरूरी दवा गोलियां पिघलाना शुरू किया, जबकि भानु ने नई इकट्ठा की गई दवा सामग्रियों को बांटा और स्नान के लिए तैयार किया। दवा सामग्रियां इकट्ठा करने और रखने के औजारों की कमी की वजह से गोलियों को जितनी जल्दी हो सके पिघलाना पड़ता था, वरना सामग्रियों की दवा प्रकृति जल्दी मंद पड़ जाती थी। अगर ऐसा हुआ तो उनसे बनी दवा गोलियों की गुणवत्ता तेजी से गिर जाती थी और एक कीमती खजाना कचरा बन जाता था। विदुर ने जल्दी से स्नान के लिए जरूरी गोलियां पिघला दी और दूसरी गोलियां पिघलाने लगा। उसके पास इस्तेमाल करने के लिए सटीक मात्रा में दवा सामग्रियां नहीं थीं, लेकिन वह अपने आदि गोली फॉर्मूलों का बिल्कुल पालन भी नहीं कर रहा था। उसने अपनी साहसी कल्पना का इस्तेमाल करके तरह तरह के प्रयोग किए जो उसने पहले सीखे हुए को पूरी तरह पार कर गए। इन प्रयोगों के जरिए उसकी हकीमी धीरे धीरे बदल रही थी। हर बार जब वह हकीमी शुरू करता, उसकी हकीमी कला तेजी से बढ़ती, यहाँ तक कि अकीरा दल में भी इतनी दवा सामग्रियां प्रयोग के लिए नहीं मिल सकती थीं। अगर दल में कोई उसके जैसे प्रयोगों के लिए काफ़ी दवा सामग्रियां चाहता तो शायद उसे कम से कम रैंक 5 का हकीम बनना पड़ता, तभी उसे ऐसा करने की इजाज़त मिलती। विदुर का मौजूदा स्तर तीसरे और रैंक 4 की दवा गोलियों को पिघलाने के बीच में था, लेकिन मानक के मामले में वह शायद सिर्फ दूसरे और रैंक 3 के हकीम के बीच में था। यह सिर्फ उसके परिवार में पास की गई तरह तरह की हकीमी रहस्यों की मदद से था कि वह अपने स्तर से ऊंची गोलियां पिघला पा रहा था। वास्तव में अपने स्तर से ऊपर दवा पिघलाना उसके लिए पहले ही सामान्य स्थिति थी। पूरा दिन हकीमी प्रयोगों में बीत गया। इस दौरान भानु बेकार नहीं बैठा। उसने लगातार हल्की आग से 2 दवा पानी के चूल्हों को गर्म किया, दवा स्नान के पाउडर डालता रहा और कभी कभी और पानी मिलाता रहा। इस बार दवा स्नान के लिए पूरे दिन और रात दवा तरल को उबालना जरूरी था, तभी आप इसमें संगत दवा गोलियों के साथ घुस सकते थे। विदुर ने अब आखिरी दवा सामग्री खत्म की और काला धुआं हवा में उठा। वह कीमती दवा सामग्री गोली में नहीं पिघल पाई थी, लेकिन उसने एक हरी जहरीली गोली बना दी थी। उसका एक निशान खुरचकर उसकी प्रकृति जांचने पर उसे पता चला कि इसमें बहुत सघन ठंडा जहर था। 15 मिनट के अंदर यह किसी को ठंड से कांपते हुए मार सकता था। विदुर ने आह भरी। शुरू में वह एक ऐसी गोली पिघलाना चाहता था जो अचानक भड़कने वाली समस्याओं को हल करे। उसे नहीं लगा था कि वह एक ठंडी जहरीली गोली बना लेगा। भानु ने पूछा, क्या तुमने हकीमी पूरी कर ली? क्या हमें दवा स्नान शुरू करना चाहिए? वह दवा स्नान का इंतजार कर रहा था, क्योंकि हर बार वह साफ तौर पर अपनी जन्मजात प्रतिभा के बदलने और अपने शरीर के मजबूत होने को महसूस कर सकता था। भले उसकी शक्ति का स्तर नहीं बढ़ा, उसका शरीर पहले ही एक ऊंचे स्तर में घुस चुका था। विदुर ने थकान के साथ खिंचाई की, लेकिन ऐसी थकी हुई हालत वास्तव में इस दवा स्नान के लिए एकदम सही थी। सिर हिलाकर उसने दवा स्नान के साथ जाने वाली 2 गोलियां निकाली। उसने कहा, शुरू करते हैं। दोनों ने अपनी शक्ति को घुमाना शुरू किया। उबलते दवा स्नान में बैठकर उनकी शक्ति ने पानी के उच्च तापमान को रोका, लेकिन दवा की शक्ति लगातार उनकी शक्ति में बह रही थी। फिर यह शक्ति उनकी शक्ति के साथ उनकी नाड़ियों, शक्ति चक्र और पूरे शरीर में घुसी। दवा शक्ति के घुसने के साथ उनकी हड्डियों की गहराई से तेज दर्द उभरा। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हड्डियों का हर इंच कुचला जा रहा हो।
विदुर और भानु पहले ही ऐसे दवा स्नान का अनुभव कर चुके थे, तो इस बिंदु पर उन्होंने कोई आवाज भी नहीं निकाली। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। हड्डियों की गहराई में तेज दर्द के बाद उनकी आत्मा को चीर देने वाला एक डरावना दर्द आया। यह ऐसा था जैसे अनगिनत धक्के लगातार उनके मूल को मार रहे हों। यह इतना गहरा दर्द था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और न ही इसे झेला जा सकता था। आप सिर्फ सह सकते थे, सहते रह सकते थे और ज्यादा सह सकते थे। अगर आप सहन नहीं कर पाए तो आप फट जाते, और न सिर्फ आपका शरीर फटता बल्कि आपका दिमाग भी बिखर जाता। भानु गुस्से से चिल्लाया, यह दर्द कुछ भी नहीं, जैसे हल्की बूंदाबांदी। उसने कहा, हार मानूं? मैं इतने कमजोर स्तर पर कैसे हार मान सकता हूं? वह पूरी कोशिश से इसका विरोध कर रहा था, लेकिन पूरी ताकत लगाते हुए उसने अनजाने में विदुर की ओर देखा और सचमुच फटने वाला था। विदुर बस शांति से पानी में बैठा था। उसकी शक्ति बहुत व्यवस्थित ढंग से घूम रही थी और सचेत रूप से स्नान की दवा शक्ति को सोख रही थी। भानु ने दर्द से सिर पकड़कर पूछा, तुम दर्द नहीं होता? विदुर ने आंखें झपकाकर ठंडे ढंग से जवाब दिया, होता है। भानु ने कहा, तो तुम चीख क्यों नहीं रहे? विदुर ने पूछा, मुझे चीखना क्यों है? भानु ने कहा, क्योंकि दर्द हो रहा है। विदुर ने कहा, अरे मुझे इसका आदत पड़ चुका हूं। भानु ने चिल्लाया, आदत? क्या बकवास! इतना दर्द हो रहा है कि मैं मरना चाहता हूं। चाहे कितनी बार उसने इसका अनुभव किया, भानु समझ नहीं पा रहा था कि विदुर इस दर्द के प्रति इतना उदासीन कैसे हो सकता था। ऐसा दर्द जो उसे लगभग मार दे, विदुर के लिए रात के खाने जितना सामान्य और कुछ भी नहीं था। उसे शक होने लगा था कि क्या विदुर वाकई इंसान था? क्या वह इंसानी रूप में तिलिस्मी जानवर था? दवा की खुशबू हवा के साथ जंगल में फैल गई और जितनी दूर गई उतनी हल्की हो गई। लेकिन इस हवा के ठीक नीचे एक पेंगोलिन बख्तरबंद छोटा शैतान रेंग रहा था। उसकी बड़ी नाक हवा में थी, लगातार सूंघ रही थी, और बहुत हल्की दवा की खुशबू भी उसकी नाक से बच नहीं सकती थी। कुछ सूंघने के बाद उसने गंध में कई कीमती दवा सामग्रियां पकड़ी। पेंगोलिन शैतान ने कहा, दवा सामग्रियां जो एक साथ दवा गोली में पिघलाई गईं, एक हकीम, मुझे लीडर को बताना होगा। पेंगोलिन बख्तरबंद शैतान ताकतवर था और जमीन में खोदने लगा। अपनी जन्मजात ताकत का इस्तेमाल करके वह पल में जमीन में गायब हो गया। 50 मील दूर एक विशाल पर्वत था। इसके तल पर अनगिनत दवा खेत थे, जिनमें तरह तरह की दवा सामग्रियां लगी थीं। आध्यात्मिक शक्ति बहुत सघन थी और एक अजीब तरह की शक्ति इसे खेतों तक सीमित रखती थी, जिससे इसका जरा सा भी हिस्सा बाहर नहीं निकल पाता था। साफ था कि किसी योद्धा ने एक तरह की युद्ध संरचना बनाई थी जो आध्यात्मिक शक्ति को बांध सकती थी, जिससे दवा सामग्रियां इस शक्ति से पोषित हो सकें। पर्वत पर थोड़ा ऊपर इंसान मजदूरी कर रहे थे, एक विशाल महल बना रहे थे। ध्यान से देखने पर पता चलता कि ये इंसान सब महादक्ष रैंक योद्धा थे और अब वे गुलाम थे, साधारण लोगों का काम कर रहे थे। और फिर भी इस वक्त कोई भी उनकी निगरानी करता नहीं दिख रहा था। फिर भी इन योद्धाओं में से कोई भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। अचानक एक मछली जैसी हवा चली और एक अलग शक्ति बहने लगी। एक विशाल शैतानी भालू उभरा और उन बिल्डरों पर दहाड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन पर दौड़ने वाला हो। तभी एक चाबुक की आवाज ने उसे रोक दिया। एक सुंदर छोटी लड़की अचानक विशाल भालू के सिर पर उभरी और उसने डांटा, बेवकूफ भालू, ये लोग हमारे हैं। अगर तुमने हंगामा करने की हिम्मत की तो आज रात का खाना भालू के पंजे होंगे। ज्यादा हंगामा किया तो भालू की अंतड़ियां होंगी। भाग! विशाल भालू ने सिर हिलाया और कुछ कदम पीछे हट गया। छोटी शैतान लड़की जमीन पर गिरी और एक इंसानी महादक्ष रैंक वाले की ओर हाथ लहराया। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। ठीक है, जब तक तुम मेरे लिए एक विशाल महल बनाओगे मैं जरूर तुम्हें इनाम दूंगी और किसी इंसानी शहर में वापस भेज दूंगी। ये पहले ही तय हो चुका है। इंसानों ने नाखुशी से मुस्कुराया। इन योद्धाओं को पकड़कर ऐसा महल क्यों बनवाना? कुछ साधारण लोगों को इकट्ठा करना बेहतर होता जो चीजें बनाने के आदी हों। इससे रफ्तार भी बढ़ती। लेकिन यह सोचकर कि पिछली बार जब किसी ने कुछ कहा था तो उसे विशाल भालू ने छपट्टा कर दिया था, वे सब सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दे सकते थे और अपने चेहरे पर जरा भी नाराजगी नहीं दिखने दे सकते थे। लड़की ने कहा, शानदार। ओह, छोटा बख्तर वापस आ गया, तुम लोग जारी रखो। छोटी शैतान लड़की उछली और आसमान में पंजा मारा। जब उसने युद्ध संरचना के जाल को छुआ तो एक मात्र और पितृ निशान उभरा और घूमा। पेंगोलिन बख्तरबंद शैतान उसमें से रेंगता हुआ निकला। उसने अपने हाथ फैलाकर पूछा, दवा सामग्रियां कहाँ हैं? पेंगोलिन ने सिर हिलाया और छोटी शैतान लड़की ने उसे थप्पड़ मारा। उसने कहा, अगर तुम दवा नहीं लाए तो वापस क्यों आए?
यह थोड़ा क्रूर था, लेकिन सब जानते थे कि शैतान घाटी की छोटी राजकुमारी हाल में बुरे मूड में थी। किसी कारण से उसने वास्तव में कुछ इंसानी योद्धाओं को पकड़कर एक घर बनवाने के लिए बाहर गई थी। वे शैतान थे और शैतानों को शैतानी शक्ति पाने के लिए शैतानी गुफा में रहना पड़ता था। इसके अलावा वह हाल में हमेशा इंसानी रूप ले रही थी और हमेशा इंसानी भाषा बोलती थी, जो उसकी तरह नहीं था। लेकिन इस वक्त कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। पेंगोलिन शैतान ने जल्दी से इंसानी जुबान में बताया, एक हकीम, मुझे एक हकीम मिला। जैसी उम्मीद थी, छोटी शैतान लड़की तुरंत खुश हो गई और अपने हाथ लहराया। उसने कहा, जल्दी मुझे वहां ले चलो, उसे पकड़ने नहीं, न्योता देने के लिए। इसके बाद वह लड़की उस गुफा के पास पहुंची जहां विदुर और भानु थे। अचानक एक ताकतवर लड़की को देखकर दोनों चौकन्ने हो गए, लेकिन कुछ देर में ही वह लड़की विदुर को जानी पहचानी लगी। इतना ही नहीं, बल्कि उस लड़की ने भी विदुर को पहचान लिया था। ये वही शैतान लड़की थी जिससे विदुर अकीरा दल से निकलने के बाद मिला था, और इसी ने विदुर की जान भी बचाई थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि कृपया मेरे इस एपिसोड को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपको एक लाइन करने में आपका कुछ नहीं लगता है, फिर भी कई लोग लाइक नहीं करते हैं। अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कृपया मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें। विदुर ने कभी नहीं सोचा था कि वह उस छोटी शैतान लड़की से इस तरह फिर से मिलेगा। छोटी शैतान लड़की ने हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, यह किस्मत है, अब से तुम मेरे लोगों में से एक हो। वह एक पल के लिए हैरान हुई, फिर सबके सुनने के लिए जोर से ऐलान किया। ऐसा लग रहा था जैसे इस जोरदार ऐलान के बाद विदुर वाकई उसका आदमी बन जाएगा। विदुर अभी भी नहाने के टब में डूबा था, चेहरे पर दर्द भरा भाव लिए। उसके बगल में भानु भी चीख रहा था। छोटी शैतान लड़की ने पूछा, अरे तुम खुद को क्यों पका रहे हो? अपना ऐलान करने के बाद ही उसने उत्सुकता से विदुर से पूछा कि वह क्या कर रहा है। विदुर ने दर्द में कहा, दवा का स्नान। यह दवा के स्नान का सबसे नाजुक पल था, जो सबसे ज्यादा दर्दनाक भी था। उसके लिए भी यह बहुत कष्टदायी था और एक शब्द बोलना भी मुश्किल था। उसके बगल में विशाल भालू ने अपने पंजे को पानी में डाला। छोटी शैतान लड़की ने कहा, नहीं, तुम इन्हें नहीं खा सकते, ये खुद को नहीं पका रहे। बेवकूफ भालू, जल्दी जाओ, अगर तुमने नहीं सुना तो मैं तुम्हें पकाऊंगी। विशाल भालू को बुरा लगा और वह पीछे हट गया। सोचने पर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या इंसानों के खिलाफ जाने की सजा सिर्फ एक पंजा नहीं थी? इनके साथ सजा अलग क्यों थी? बेवकूफ भालू समझ नहीं पाया। इसके अलावा जिस तरह से उसने इन्हें बुलाया था, वह साफ तौर पर उन इंसान योद्धाओं को बुलाने के तरीके से अलग था। इन इंसानों के साथ उसका व्यवहार साफ तौर पर काफी बेहतर था। विदुर ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम यहां क्यों हो? इस वक्त उसकी इच्छा शक्ति की वाकई परीक्षा हो रही थी। भानु ने अपनी गला फाड़कर चीखा था और अब कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। यह अच्छा था, वरना पता नहीं शैतान लड़की उसके साथ क्या करती। छोटी शैतान लड़की ने कहा, मैं यहां क्यों नहीं हो सकती? अरे, अब तुम मेरे लोगों में से एक हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सबसे पहले तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, सिर्फ मैं तुमसे सवाल पूछ सकती हूं। तो अब तुम बताओ कि तुम यहां क्यों हो और तुम्हारा नाम क्या था? विदुर ने जवाब दिया, मेरा नाम विदुर है। छोटी शैतान लड़की ने आंखें झपकाईं और हल्के ढंग से हंसी। उसने कहा, ठीक है विदुर, तुम यहां कैसे आए? जैसे ही सभी ने उस लड़की का नरम रवैया देखा, वैसे ही विशाल भालू का जबड़ा लगभग खुल गया। आज कैसा दिन था? क्या राजकुमारी का दिमाग ठीक था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे इन इंसानों के किसी जादू का असर हो गया हो? विदुर ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने कहा, क्या हम कल बात कर सकते हैं? ये बदतमीज बच्चा। सारे शैतान भड़क गए और विदुर और भानु की ओर बढ़े। शैतानी शक्ति हवा में भर गई। यह इंसान बहुत ज्यादा ढीठ था। उसने वास्तव में राजकुमारी को इंतजार करने को कहा। उसने साफ तौर पर उसकी मेहरबानी की कदर नहीं की। अगर वह बार बार उसका विरोध करता तो एक बात थी, लेकिन वह तो उससे सौदेबाजी कर रहा था, मौत मांग रहा था, नहीं, मौत की भीख मांग रहा था। छोटी शैतान लड़की ने अचानक मुड़कर उन शैतानों पर चिल्लाया जो शैतानी शक्ति छोड़ रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें हिलने को नहीं कहा, तो पीछे हटो। जब उसने उन्हें आदेश दिया, वह बहुत तानाशाही थी, लेकिन जब वह फिर विदुर की ओर मुड़ी तो उसने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसने कहा, जब तक तुम मेरे लिए दवा नहीं बनाते, मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। विदुर ने कड़वाहट से मुस्कुराकर सिर हिलाया। ऐसी मुश्किल में वह सिर्फ सिर झुका सकता था। छोटी शैतान लड़की ने उत्साह से उछलकर पूछा, तुम सिर हिलाकर वादा कर रहे हो? विदुर को फिर से सिर हिलाना पड़ा। उसे उसके लिए दवा बनानी थी। कहा जाता था कि शैतान दल के पास इतनी दवाएं थीं कि उनके पास उन्हें रखने की जगह भी नहीं थी।
यह उसकी गोलियां बनाने की परीक्षाओं के लिए सुविधाजनक होता, लेकिन एक बार शैतान की गुफा में घुसने के बाद क्या वह बाहर निकल पाएगा? लेकिन किसी भी तरह पहली बात थी जिंदा रहना। भानु ने सिर घुमाया। सबसे दर्दनाक पल अभी अभी गुजरा था और अब वह दवा की शक्ति को मुश्किल से झेल पा रहा था। उसने छोटी शैतान लड़की को देखकर कहा, हूं? इंसान या शैतान? छोटी लड़की ने आंखें झपकाईं और पूछा, क्या वह तुम्हारा दोस्त है? विदुर ने जवाब दिया, भाई। इस पर लड़की ने कहा, ओह तो ठीक है। सारे शैतान और नहीं देख सके। आसमान, उनकी मालकिन का रवैया, उनकी नैतिकता सब गायब हो चुका था। यह इंसान निश्चित रूप से एक राक्षस था। एक दिन बीत गया। दवा के स्नान के बाद विदुर और भानु विशाल भालू की निगरानी में शैतान घाटी के पर्वत पर पहुंचे। छोटी शैतान लड़की ने कहा, मैं यहाँ एक विशाल दवा महल बनाने की सोच रही हूं। तुम इंसानों के दवाएं जमा करने के तरीकों का अध्ययन करने के बाद हम भी एक विशाल भंडार बनाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? विदुर ने कहा, यह अच्छा है। वह आंखें झपकाया। यह वाकई शानदार होता। कई दवाएं समय के साथ अपनी प्रभावशीलता खो देती थीं। शैतान दल, जो हमेशा पर्वतों की गहराई में रहता था, उसे ये दुर्लभ दवाएं पाने के ज्यादा मौके मिलते थे और गलत भंडारण की वजह से वे अक्सर अपनी दवा की शक्ति खो देती थीं। विदुर ने पूछा, मैं कब से दवा बनाना शुरू करूं? और अभी मैं कह देता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा चौथी रैंक की गोलियां बना सकता हूं, तो अपनी उम्मीदें ऊंची मत रखना। और अगर मैं दवा बनाते वक्त बहुत सारी दवाएं बर्बाद कर दूं तो मुझ पर इल्जाम मत लगाना। और छोटी शैतान लड़की ने कहा, इतनी क्या जल्दी है? विदुर ने जवाब दिया, क्या तुमने मुझे यहां दवा बनाने के लिए नहीं बुलाया? इस पर लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दवा बनाने की गुफा में ले चलती हूं। उसका खुशी भरा मूड तुरंत गिर गया। विदुर ने मुस्कुराकर अपनी हथेली बढ़ाई और उसे कुछ दवा गोलियां दी। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाई गई थीं? लड़की ने पूछा, मेरे लिए खास? ये कौन सी गोली है? इसका क्या काम है? विदुर ने कहा, यह तुम्हें इंसानी रूप में ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने देगी। इसे रूपांतरण गोली कहो। उस लड़की ने आंखें झपकाईं और मुस्कुराई। उसने पूछा, तुम्हें मेरा इंसानी रूप पसंद है? विदुर ने जवाब दिया, ठीक ठाक है। उसके बगल में भानु की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। विदुर बहुत रहस्यमयी था। वह शैतान घाटी की मोहक राजकुमारी से भी बातचीत कर सकता था और ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी को विदुर के साथ छेड़छाड़ करना पसंद था। दवा बनाने की गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पहले से 2 हकीम दवा गोलियां बना रहे थे। विदुर को अंदर आते देख दोनों ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। एक ने कहा, राजकुमारी, आपने एक और मददगार भेजा है? क्या इसके पास दवा बनाने की नींव है? अगर यह बेकार निकला तो मैं इसे सिखाने की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। दूसरे ने कहा, बिल्कुल, इस बूढ़े ने यहाँ शिष्यों को सिखाने के लिए नहीं आया। वैसे मैंने जो रोगी आग, ठंडा कीट धागा और सुनहरा अमर कीट मांगा था, वह कहाँ है? दोनों हकीमों में से एक 40 की उम्र का लग रहा था, जबकि दूसरा लंबे बालों और बच्चे जैसे चेहरे वाला था, जिसमें अमर शक्ति भरी लग रही थी। बोलते वक्त वह तरह तरह की कीमती दवाएं अपनी हथेली से दवा बनाने की कड़ाही में डाल रहा था और कड़ाही के नीचे 5 रंगों की आग जल रही थी। वह तरह तरह की शानदार दवा बनाने की तकनीकों का इस्तेमाल कुशलता से कर रहा था और कई तरह की दवाओं का मिश्रण उभर रहा था। विदुर की नजरें हल्के से चमकीं। उसकी तकनीक वाकई कमाल थी, लेकिन बारीकियों के मामले में थोड़ी कच्ची थी। साफ था कि यह एक विधर्मी रास्ता था जिसे उसने खुद दवा बनाने की कला सीखकर बनाया था। मध्यम आयु के हकीम की हर हरकत अकीरा दल की व्यवस्था से मिलती जुलती थी। साफ था कि उसकी नींव अकीरा दल की ट्रेनिंग को चुपके से देखकर चुराई गई थी, लेकिन गुप्त और छोटी छोटी बातों की उसकी समझ में कई खामियां थीं। लेकिन एक शक्तिमान रैंक के रूप में इन छोटी खामियों को उसने शुद्ध ताकत से पूरा किया था और वह बहुत अनुभवी था। छोटी शैतान लड़की ने कमर पर हाथ रखे और साफ कर दिया कि विदुर उसकी जिम्मेदारी में है। उसने कहा, यह नया आया हकीम है, तुम दोनों इसके साथ खिलवाड़ मत करना, यह मेरा आदमी है। विदुर ने कड़वाहट से मुस्कुराकर विनम्रता से अभिवादन किया। दोनों बुजुर्गों को नमस्ते। छोटी शैतान लड़की ने थोड़ा चिढ़कर कहा, अरे तुम मेरे आदमी हो तो इनके साथ विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं। अचानक एक घंटी जैसी हंसी बगल से आई। हाँ, छोटी बहन, तुम्हारा आदमी से क्या मतलब? क्या यह अकीरा दल का निर्वासित नहीं है? छोटी शैतान लड़की एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को विदुर के सामने रक्षा के लिए खड़ा किया। उसने कहा, बड़ी बहन, तुम इसे पहचानती हो? तुम क्या चाहती हो? अकीरा दल अंधा है और अब यह हमारे पास आ गया है। वह मुड़ी और विदुर से फुसफुसाकर बोली, इस बड़ी शैतान औरत से सावधान रहना।
वह लोगों को मोहित करने में माहिर है तो तुम्हें सतर्क रहना होगा। विदुर ने हंसकर सिर उठाया। यह वही पवित्र राजकुमारी थी जिसे उसने अकीरा दल की महाप्रतियोगिता से पहले देखा था। उसके शरीर से वाकई एक मोहक शक्ति निकल रही थी, लेकिन विदुर की इच्छा शक्ति को दवा के स्नानों के बड़े दर्द से लंबे समय से ऐसी चीजों के खिलाफ प्रतिरोध मिल चुका था। यह छोटा मोह उस पर उतना असरदार नहीं था जितना छोटी शैतान लड़की की स्वाभाविक चालाकी थी। पवित्र राजकुमारी को इस बात से थोड़ी हैरानी हुई। उसकी मोहक ताकत का विदुर पर जरा भी असर नहीं हुआ। ऐसी चीज आमतौर पर सिर्फ ताकतवर शक्तिमान रैंकों के साथ होती थी, और हर शक्तिमान रैंक भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। सिर्फ वे लोग जिन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह तराश लिया था ही इससे अप्रभावित रह सकते थे। छोटी शैतान लड़की ने देखा कि पवित्र राजकुमारी ने अपनी मोहक ताकत छोड़ी थी और गुस्सा होने वाली थी, लेकिन फिर उसने विदुर को लापरवाही से मुस्कुराते देखा और उसका गुस्सा हंसी में बदल गया। उसने विदुर को एक खास जगह दी और एक दवा बनाने की कड़ाही दी। उसने कहा, ठीक है विदुर, यह तुम्हारी कड़ाही होगी। यह ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अभी के लिए इसे इस्तेमाल करो। भविष्य में मौका मिलने पर मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी कड़ाही ढूंढ कर दूंगी। विदुर ने सिर हिलाया और भानु को दवाएं तैयार करने के लिए बुलाने के लिए मुड़ने वाला था। तभी उसने देखा कि भानु की नजरें पवित्र राजकुमारी से हट नहीं पा रही थीं। साफ था कि वह मोहित हो चुका था। पवित्र राजकुमारी ने मुस्कुराकर भानु की ओर आंख मारी। यह कम से कम एक सांत्वना पुरस्कार था, लेकिन विदुर ने भौहें सिकोड़कर भानु की माथे पर उंगली मारी। उसने कहा, जागो। भानु ने कहा, अरे अभी अभी, कितना करीब था शैतान लड़की। मैं अच्छा हुआ कि भानु ने भी कई बार दवा का स्नान झेला था, तो वह जल्दी जाग गया। पवित्र राजकुमारी की ओर एक नजर डालकर उसने फिर से देखने की हिम्मत नहीं की, वरना क्या वह फिर से प्रभावित हो जाता। पवित्र राजकुमारी ने खाली नजरों से देखा और फिर नफरत भरी नजरों से विदुर को घूरा। अपनी हथेली बढ़ाकर उसने छोटी शैतान लड़की को पकड़ा। उसने कहा, छोटी बहन, मेरे पास तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, और तुम्हारे इस आदमी को हाँ अभी के लिए यहां दवा बनाते रहने दो। छोटी शैतान लड़की ने पूछा, क्या बात करनी है? विदुर, तुम यहीं रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। बस तुमसे मिलने। वह साफ तौर पर तुमसे खेलने कहने वाली थी। विदुर ने जल्दी से अपनी दवा बनाने की अवस्था में प्रवेश किया। दोनों शक्तिमान रैंक हकीम बुजुर्गों को पूरी तरह नजरअंदाज करके वह अपने दवा बनाने के लय में घुस गया। मध्यम आयु का हकीम अचानक चिल्लाया, रुको नौजवान, उन दो दवाओं के गुण एक दूसरे से टकराते हैं और उन्हें एक साथ नहीं बनाया जा सकता। तुम उन्हें बर्बाद कर रहे हो। उसने अपनी हथेली विदुर की ओर बढ़ाई। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक उभरी। विदुर का दिल हिल गया, लेकिन इस वक्त वह पहले ही एक रहस्यमयी और कमाल की दवा बनाने की अवस्था में घुस चुका था, और उसके आसपास की हर चीज उसकी अंदरूनी शक्ति के क्षेत्र में थी। शायद धूल का सबसे छोटा कण भी वह महसूस कर सकता था। ठंडी हफन के साथ उसने 2 कदम हटकर उसका हमला टाल दिया और अपनी कड़ाही में और दवाएं डालता रहा। हमला नाकाम होने पर मध्यम आयु का हकीम और भयंकर हो गया, लेकिन उसे वाकई हैरानी थी कि विदुर जैसा नौजवान ऐसी कमाल की दवा बनाने की अवस्था में घुस सकता था। उसने हमला जारी नहीं रखा, क्योंकि पहले के लिए उसके पास बहाना था, लेकिन आगे बढ़ना बहुत ज्यादा होता। अमर शक्ति वाला दूसरा हकीम हल्के से मुस्कुराया। उसकी नजरें विदुर की हर हरकत पर टिकी थीं, जैसे वह अध्ययन कर रहा हो। भानु सावधानी से मध्यम आयु के हकीम से सतर्क रहा। उसका चेहरा थोड़ा राख जैसा हो गया। शैतान घाटी में लाए जाने पर उसकी नसें पहले से ही तन चुकी थीं, और अगर छोटी शैतान लड़की विदुर के साथ इतना अच्छा व्यवहार न करती तो वह मरने की हालत में भी शैतान दल के इलाके में नहीं घुसता। अनगिनत कहानियां थीं कि लोग शैतान दल में घुसे और फिर कभी इंसानों को नहीं दिखे। जब उसने दवा बनाना खत्म किया, उसने 24 चौथी रैंक की चोट ठीक करने वाली गोलियां निकाली, जो पूरी तरह सही नहीं थीं, लेकिन फिर भी काफी अच्छी थीं। अमर शक्ति वाला बूढ़ा हकीम मुस्कुराकर पास आया और बोला, छोटे दोस्त, ये गोलियां थोड़ी अजीब लगती हैं। ये चौथी रैंक की लगती है। क्या ये चोट ठीक करने वाली गोलियां हैं? विदुर ने सिर हिलाया। हाँ, इन गोलियों को उसने चौथी रैंक की चोट ठीक करने वाली खून दबाने वाली गोलियां नाम दिया था। यह एक नया गोली फॉर्मूला था जो उसने जंगलों में गहराई में बनाया था। उसने कहा, मैं खुद को पेश करना भूल गया। इस बूढ़े का नाम है शंभोर, एक स्वतंत्र योद्धा। क्या यह छोटा दोस्त अकीरा दल का योद्धा है? लेकिन तुम शैतान दल के इलाके में क्यों आए? विदुर ने कहा, ओह, तो बुजुर्ग को प्रणाम। वह दूसरों से बात करने में अच्छा नहीं था, तो एक वाक्य के बाद उसने और कुछ नहीं कहा।
लेकिन इस वक्त भानु ने हाँफते हुए अपनी घबराहट की हालत से जाग कर कहा, आप वह कहानियों वाले दवा शैतान शंभोर हैं, शंभोर बुजुर्ग? शंभोर ने भानु को हैरानी से देखा और हंसकर कहा, मुझे नहीं लगा था कि 30 साल तक शैतान दल में गुप्त रूप से रहने के बाद भी मेरा नाम जाना जाता है। भानु ने कहा, बुजुर्ग 30 साल पहले पूरी तरह गायब हो गए थे, लेकिन आपके पीछे छोड़ी गई गोलियां अभी भी चलन में हैं और जब भी वे दिखती हैं हंगामा मच जाता है। शंभोर ने हंसकर भानु को थपथपाया और कहा, ये कुछ आत्मा सुधारने वाली गोलियां हैं जो तुम्हारी मौजूदा ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त हैं। भानु ने एक गोली की बोतल ली और बार बार शुक्रिया कहा। बुजुर्ग ने मुझे तोहफा दिया, मैं मना नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बुजुर्ग। इन कुछ शब्दों ने उन्हें काफी करीब ला दिया। यह देखकर मध्यम आयु के हकीम का चेहरा तुरंत कई गुना चमक गया और उसने शरारती हंसी छोड़कर अपनी तरफ जाकर अपना काम शुरू कर दिया। वे दोनों साफ तौर पर शैतान घाटी में मेहमान के रूप में नहीं आए थे, बल्कि अपने कारणों से थे। शंभोर ने कहा, उसे परेशान मत करो, उसका नाम चंद्रोम है और वह दैव्य नगर से आया है। कुछ बातों की वजह से वह शैतान घाटी में आ गया। विदुर हैरान हुआ। दैव्य नगर? शंभोर ने कहा, ओह, मैं भूल गया कि छोटा दोस्त अकीरा दल से है। शायद तुम्हें दैव्य नगर के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह दैव्य नगर शायद अकीरा दल के गहरे ज्ञान वाले किसी के लिए खास न हो, लेकिन हमारे जैसे हकीमों के लिए यह एक पवित्र जगह है जहां हर हकीम जाना चाहता है। यह अकीरा दल के योद्धाओं से कम नहीं है और दैव्य नगर में अगर तुम में प्रतिभा है तो तुम जो चाहो सीख सकते हो। शंभोर के चेहरे पर हल्की जलन उभरी। उसने कहा, अफसोस, जब मैं नौजवान था मुझे दैव्य नगर के होने का पता नहीं था, वरना हाँ, पुरानी बातें उठाने की जरूरत नहीं। सही है छोटे दोस्त, तुमने अभी मुझे कुछ तकनीकें दिखाई जिनके बारे में मुझे कुछ शंका है। क्या ऐसा करने से इसे थोड़ा सुधारा जा सकता है? शंभोर ने जल्दी से विदुर के साथ दवा बनाने की तकनीकों पर चर्चा शुरू कर दी। उसने वाकई कुछ चीजें देखी थीं जिनमें विदुर सुधार कर सकता था और कुछ वाक्यों के बाद विदुर ने शंभोर से काफी छोटी छोटी चालें सीख लीं। इन छोटी चालों से ही विदुर की दवा बनाने की तकनीकें काफी सुधर गईं। ये बताना शायद आसान लगे, लेकिन अगर न बताया जाए तो शायद तुम पूरी जिंदगी इन्हें समझ न पाओ। अकीरा दल के पास स्वाभाविक रूप से बेहतर चालें थीं, लेकिन वे सब उन्नत गोलियां बनाने की कलाएं थीं, जबकि विदुर ने दल के स्कूल में सिर्फ बुनियादी चीजें सीखी थीं। शंभोर के साथ चर्चा के बाद विदुर को लगने लगा कि बाहरी दुनिया की गोलियां बनाने की कलाएं अकीरा दल से ज्यादा पीछे नहीं थीं। कुछ मामलों में शायद वे अकीरा दल से भी आगे थीं। शंभोर ने कहा, मेरी ये तकनीकें सिर्फ छोटी कलाएं हैं। अगर छोटा दोस्त और सीखना चाहता है तो हाँ, शायद तुम्हें चंद्रोम भाई से सलाह मांगनी होगी। बगल में दवा बना रहा चंद्रोम साफ तौर पर उनकी बात सुन रहा था। उसने ठंडी हंफन के साथ कहा, दैव्य नगर शायद एक डीली संगठन हो, लेकिन हर कोई पिल टावर में पढ़ने नहीं जा सकता। सिर्फ तभी अगर हकीम संगठन ने तुम्हें संयुक्त रूप से सिफारिश की, तभी तुम पिल टावर में प्रवेश कर सकते हो। वह साफ तौर पर शंभोर का मजाक उड़ा रहा था। उसका यह झूठ कि वह नौजवान होने पर पिल टावर के होने के बारे में नहीं जानता था, साफ तौर पर गलत था। उसके पास बस योग्यता नहीं थी। दैव्य नगर, पिल टावर। विदुर को यह जगह बुरी नहीं लगी। अगर वह अपने माता पिता की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था तो उसे अपनी गोली बनाने को सुधारना होगा और पूरे अकीरा दल को हिलाना होगा। अगर वह सिर्फ अपने प्रयोगों पर निर्भर करता तो ऐसा स्तर हासिल करना मुमकिन नहीं था। एक पवित्र ट्रेनिंग भूमि जो अकीरा दल से टक्कर ले सकती थी, शायद उसका एकमात्र मौका थी। विदुर ने सीधे पूछा, बुजुर्ग चंद्रोम, हकीम संगठन की संयुक्त सिफारिश कैसे हासिल की जा सकती है? चंद्रोम की हरकतें एक पल के लिए धीमी पड़ गईं। अभी अभी उसने विदुर पर हमला किया था तो उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, क्या तुम पिल टावर में गोलियां बनाने की तरीके पढ़ना चाहते हो? विदुर ने कहा, हाँ, और मैं बुजुर्ग से कुछ मार्गदर्शन की भीख मांगता हूं। चंद्रोम ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ क्यों बताना चाहिए? विदुर ने हंसकर कहा, बुजुर्ग जो चाहें वह बताएं। चंद्रोम का अचानक उस पर हमला करना कोई संयोग नहीं था। उनके स्तर पर उनकी हर हरकत सोची समझी थी। आखिर यह शैतान घाटी थी। चंद्रोम ने अपनी हथेलियां कड़ाही पर रखीं और शंभोर की ओर लापरवाही से देखकर ठंडी हंसी छोड़ी। उसने कहा, प्राण गोली सुना है? विदुर हैरान हुआ। उसने कहा, स्वाभाविक रूप से सुना है। प्राण गोली, 7वीं रैंक की दवा गोली। सिर्फ अकीरा दल के पास इसका फॉर्मूला था और यह आसमान और जमीन की जीवन शक्ति का इस्तेमाल करके जिंदगी को 100 साल तक बढ़ा सकती थी। कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में इस गोली को 2 बार ले सकता था, तो चाहे वह कोई भी हो या उसने कौन सा स्तर हासिल किया हो, वह इस पर भरोसा करके 200 साल और जी सकता था। चंद्रोम ने कहा,
हम दोनों यहाँ प्राण गोली के लिए हैं। हमारे पास एक अधूरा फॉर्मूला है और कुछ विवरण अपूर्ण हैं। 30 साल बाद भी हम इसे बना नहीं पाए। शायद समस्या बुनियादी तकनीक में है। अगर तुम चाहो तो हम दवा बनाने की तकनीकों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बेशक हम एक जहर की कसम खाएंगे कि इन तकनीकों को दूसरों तक नहीं फैलाएंगे। कैसा रहेगा? इसके बाद मैं तुम्हें पिल टावर की गोली सभा में ले जा सकता हूँ और गोली सभा में खुद को साबित करके तुम पिल टावर में पढ़ने जा सकते हो। विदुर ने भौहें सिकोड़ लीं। अकीरा दल की बुनियाद और नींव पूरी तरह अनोखी थीं। भले बाहरी दुनिया के लोग उनकी नकल करने की कोशिश करें, वे असली तकनीकों का 1% भी नहीं पा सकते थे। भले उसे दल से निकाल दिया गया था, लेकिन गहरे में वह अभी भी अकीरा दल का शिष्य था। भले दल में कुछ लोग थे जिनसे वह नफरत करता था और जिनसे वह बदला लेना चाहता था, लेकिन वहां वालान जैसे बुजुर्ग भी थे जिनका वह गहरा सम्मान करता था। वह निश्चित रूप से ऐसी चीजें नहीं कर सकता था जो अकीरा दल के लायक न हो। शंभोर ने हंसकर कहा, हाँ बच्चे, क्या तुमने सोचा कि यह बूढ़ा तुम्हें सलाह दे रहा था क्योंकि वह अच्छा इंसान है? वह बस तुम्हारी अकीरा दल की बुनियादी तकनीकों की जांच कर रहा था। उसने दवा शैतान की ख्याति कैसे पाई? क्योंकि वह किसी से 2 वाक्य बात करके उनके गोली फॉर्मूलों को निचोड़ लेता था, जैसे कोई शैतान। चंद्रोम ने ठंडी हंसी छोड़ी। लड़के, मैं शायद कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी तरह सीधा साधा हूं। मैंने अभी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश इसलिए की थी ताकि तुम कुछ सत्य नशा सीरम खा लो और उनके असर में आकर तुम मुझे जो मैं चाहता वह बता देते। हाँ, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मा बहुत मजबूत है, तो वह योजना कभी कामयाब नहीं होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी पिल टावर की तकनीकें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है? शंभोर ने भी ठंडी हंसी छोड़ी। निर्दोष होते हैं। नन्हा दोस्त, खुद पर शक मत करो। यह कहकर वह मुड़ा और दवा बनाने में जुट गया, जैसे बाकियों को नजरअंदाज कर रहा हो। भानु ने मुंह खोला, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। वह सिर्फ खाली नजरों से विदुर को देखने लगा। इस वक्त वह बस विदुर का अनुसरण कर रहा था। विदुर ने आह भरी, लेकिन सिर हिलाया। उसने कहा, अकीरा दल की गोलियां बनाने की तकनीकें बिल्कुल बाहर नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ प्राण गोली है तो मैं शायद तुम्हारे साथ इसकी खोज में मदद कर सकता हूं। चंद्रोम की आंखों में एक अशुभ चमक उभरी और वह हंसा। उसने कहा, लगता है अकीरा दल के बच्चे न सिर्फ बेवकूफ नहीं हैं, बल्कि बहुत चालाक भी हैं। हमें इस पर जरूर बाद में बात करनी होगी। उसने फिर से अपनी पूरी तवज्जो अपनी बन रही गोलियों की कड़ाही पर केंद्रित की। शैतान दल के साथ रहने के उसके अपने मकसद थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसे उनके लिए उपयुक्त दवा गोलियां भी बनानी थीं, ताकि उनकी बेइंतहा मदद मिल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि कृपया मेरे इस एपिसोड को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको एक लाइन करने में आपका कुछ नहीं लगता है, फिर भी कई लोग लाइक नहीं करते हैं। अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कृपया मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, यह एपिसोड कहानी ट्यूब यूट्यूब चैनल द्वारा सुनाया जा रहा है, तो अगर आप किसी और चैनल पर इस स्टोरी को सुन रहे हैं तो आप हमारे कहानी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जिस पर 4500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। 2 दिन बाद छोटी राजकुमारी फिर से नहीं दिखी थी, लेकिन पवित्र राजकुमारी एक बार आई थी और उसने विदुर को शैतान घाटी में रहने के कई नियम बताए। उसने उसे एक बड़े शैतान की खाल का एक टुकड़ा दिया, जो यह संकेत था कि वह शैतान घाटी में कहीं भी जा सकता था। उसे हकीम मेहमान की तरह मानते हुए हर तरह की दवाएं उसे बेइंतहा मात्रा में दी जा रही थीं। बात यहाँ तक थी कि वह जो भी दवा मांगता वह लगभग तुरंत उसके पास लाई जाती, लेकिन यह सब इस शर्त पर था कि विदुर शैतान दल के लिए पर्याप्त दवा गोलियां बनाए। यह विदुर के लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। पहाड़ों में वह सिर्फ भागने पर ही केंद्रित नहीं था, बल्कि गोलियां बनाने की तकनीकों की खोज भी कर रहा था। शरीर मजबूत करने वाली दवा गोलियों की बात करें तो वे इंसानों के लिए हड्डियों को मजबूत करने और मांसपेशियों को विकसित करने का असर करती थीं, लेकिन शैतान दल के लिए उनका प्रभाव कमाल का था। दवा के स्नान के लिए कुछ भट्टियां गोलियां निकालकर भेजने के बाद विदुर का रुतबा जल्दी बढ़ गया, लेकिन शंभोर और चंद्रोम के साथ उसका रिश्ता नहीं सुधरा। उनके मकसद साफ तौर पर अकीरा दल की बुनियादी गुप्त दवा बनाने की तकनीकें हासिल करना था। इन्हें बुनियादी कहना शायद उन्हें साधारण लगे, लेकिन यह नींव असल में सब कुछ समेटे थी। यहाँ तक कि आत्मा के गूढ़ रहस्य जो अकीरा दल में आम थे, अभी भी पूरी तरह गुप्त थे और इन्हें बाहर नहीं दिया जा सकता था। जब तक विदुर में ज़मीर था, वह गौरव के लिए अपने दल को कभी नहीं बेचता। भानु की बात करें तो उसे पवित्र राजकुमारी हर दिन बुलाती थी और वह देर रात को ही पूरी तरह मोहित चेहरा लिए लौटता था। भानु ने कांपते हुए कहा, वह मुझे मोहित करती है, लेकिन मैं अभी भी मुश्किल से इसका विरोध कर सकता हूँ। विदुर भाई,
मुझे फिर से दवा का स्नान करने दे। विदुर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वाकई यह फिर से दवा के स्नान का समय था। वे दोनों जो दवा का स्नान ले रहे थे उसे सही समय पर करना पड़ता था। पहाड़ों में वे इस समय को मुश्किल से बनाए रख पाए थे, लेकिन शैतान घाटी में उनकी कोई कमी नहीं थी, तो स्वाभाविक रूप से वे इसे हद तक ले जा सकते थे और ज्यादा बार इलाज कर सकते थे। दवा के स्नान की गोलियां उन्होंने पहले ही तैयार कर ली थीं। स्नान घर में स्नान तैयार करके उसने दवा का पिसा हुआ पाउडर डाला। शैतान दल जानवरों की तरह रहता था, तो जब तक वे इंसानी रूप में नहीं बदल सकते थे वे सब पर्वत के पीछे के तालाबों में नहाते थे। यह स्नान घर गुफा खास तौर पर सभी हकीम मेहमानों के लिए बनाई गई थी। विदुर और भानु अभी ज्यादा देर तक वहां नहीं थे कि चंद्रोम उदास चेहरा लिए आया। वह बड़बड़ा रहा था और साफ था कि वह अभी अभी नाकाम दवा बनाने से आया था। चंद्रोम ने सिर उठाया और दोनों को डूबे हुए देखा। दवा की खुशबू सूंघकर उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव उभरा। उसने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि दवा का स्नान शरीर में जहर छोड़ता है, जिसे निकालना लगभग असंभव है। तुम्हारी उम्र में यह वाकई तुम्हारी ताकत जल्दी बढ़ा सकता है, लेकिन तुम कभी अपनी पूरी संभावना तक नहीं पहुंच पाओगे। विदुर ने सिर्फ लापरवाही से मुस्कुराया और उसे नजरअंदाज किया, लेकिन भानु जो तीव्र दर्द से गुजर रहा था और चिढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह बकवास है, यह विदुर का फॉर्मूला है, तो इसमें जहर कैसे हो सकता है? चंद्रोम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चाहे फॉर्मूला कितना भी शानदार हो, यह हमेशा जहर छोड़ता है। यह अपरिहार्य है। भले तुम बाद में जहर निकालने वाली गोलियां लो, तुम उस जहर को नहीं निकाल पाओगे जो हड्डियों में गहराई तक घुस गया है। अगर तुम इसे 1-2 बार लो तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा ले लिया तो शायद तुम्हें इस्पात का शरीर मिल जाए, लेकिन तुम्हारा स्तर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। चंद्रोम पास आया और भानु को ठंडी मुस्कान दी। विदुर ने चंद्रोम को देखा और अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने कहा, बुजुर्ग को गुस्सा होने की जरूरत नहीं। आपने जो कहा वह आम तौर पर सही है, लेकिन मेरे दवा स्नान के फॉर्मूले में एक गुप्त तकनीक है जिसमें कोई छिपा जहर नहीं है। हाँ, बुजुर्ग की ताकत के साथ आप स्वाभाविक रूप से बता सकते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। विदुर ने दवा स्नान की एक गोली निकाली और चंद्रोम की हथेली में फेंक दी। चंद्रोम ने गोली की जांच की और उसका चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने कहा, यह 4थी रैंक की दवा गोली। विदुर ने परिचय दिया, हड्डी तराशने वाली गोली। इसके कई इस्तेमाल हैं। पाउडर में पीसकर इसे दवा स्नान में इस्तेमाल करने से शरीर की ताकत बढ़ती है। सीधे लेने पर यह आत्मा को मजबूत करती है। इसमें जरा भी छिपा जहर नहीं है। चंद्रोम ने अविश्वास में कहा, असंभव। लेकिन उसकी समझ में यह 4थी रैंक की गोली वाकई में कोई छिपा जहर नहीं दिख रही थी। दैव्य नगर में भी दवा स्नान की गोलियां थीं, लेकिन सिर्फ 5वीं रैंक की गोलियों में ही छिपे जहर का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता था। विदुर ने कहा, यह सिर्फ एक छोटा गुप्त फॉर्मूला है। चंद्रोम ने कहा, हाँ, बच्चे, क्या तुम इसे मेरे साथ बदलना चाहते हो? विदुर ने कहा, बदलना? मैं तो बस बात कर रहा हूं। मुझे बुजुर्ग चंद्रोम की गोली जमा करने की कला में बहुत दिलचस्पी है। चंद्रोम ने कहा, यह ठीक है। बिना छिपे जहर के दुष्प्रभाव वाली 4थी रैंक की दवा स्नान गोली के फॉर्मूले के लिए गोली जमा करने की कला का आदान प्रदान एक शानदार सौदा था। चंद्रोम ने ठंडी मुस्कान दी। तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा? विदुर ने कड़वाहट से हंसकर कहा, जो मेरे पास कमी है उसी के लिए मैं बदलाव करूंगा। पछताने की क्या बात है? उसके पास वाकई कोई और तरीका नहीं था। विदुर के पास सिर्फ अकीरा दल के स्कूल में सीखी बुनियादी चीजें थीं। ऊंचे स्तर की तकनीकों की बात करें तो उसने कई देखी थीं, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया था। गोलियां बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए उसे दूसरों की दवा बनाने की कलाओं का अध्ययन करना था, ताकि वह उन्हें समझ सके। चंद्रोम की गोली जमा करने की तकनीक बहुत अनोखी थी और अकीरा दल की शैली से पूरी तरह अलग थी। एक का इस्तेमाल गोली जमा करने में होता था, दूसरा दवा बनाते वक्त। चंद्रोम ने बहुत दृढ़ता से कहा, तकनीकों का आदान प्रदान ठीक है, लेकिन हमें कसम खानी होगी कि इसे तीसरे व्यक्ति को नहीं देंगे, चाहे वह शिष्य हो, पत्नी हो, भाई हो या बुजुर्ग। विदुर की नजरें चमकीं। उसने कहा, मेरे पास यहाँ एक सुधारा हुआ गोली फॉर्मूला भी है। क्या इसे बुजुर्ग चंद्रोम की कुछ चालों के लिए बदला जा सकता है? बुजुर्ग चंद्रोम की दवा बनाने की दक्षता बहुत प्रशंसनीय है। चंद्रोम ने ठंडी मुस्कान दी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या निकालते हो। वह फिर से बहुत भयंकर दिख रहा था, लेकिन वह सिर्फ दिखने में भयंकर था। जैसे जैसे चर्चा चली, चंद्रोम जल्दी ही नए गोली फॉर्मूलों के रहस्यों में डूब गया। उससे और बात करने पर
विदुर को एहसास हुआ कि वह भले बाहर से चालाक दिखता हो, लेकिन हड्डियों में वह हकीम के प्रति बहुत समर्पित था। इसके मुकाबले शंभोर ऐसा शख्स था जो बहुत दोस्ताना व्यवहार करता था और लोगों के लिए छोटी मोटी मेहरबानियां करता था, लेकिन अंदर से वह बहुत चालाक था। उसकी हर चाल ऐसी थी कि कोई नहीं सोच सकता था कि इसका क्या असर होगा। थोड़े ही समय में उसने विदुर की कई दवा बनाने की तकनीकें सिर्फ देखकर चुरा ली थीं, लेकिन अकीरा दल की नींव बहुत खास और बारीक थी। यह एक ऐसी नींव थी जिसमें आसमान की सारी रचनाएं समाई थीं। हर तकनीक में शक्ति का सावधानी पूर्वक मिश्रण होता था, और अगर तुम इसे सिर्फ देखकर सीख सकते तो बाहरी दुनिया के हकीम इसे सैकड़ों हजारों साल पहले चुरा चुके होते। अभी दुनिया में सिर्फ नकली नकलें थीं जो देखने में सही लगती थीं लेकिन असल में गलत थीं। भले चंद्रोम का रवैया खराब था, वह वाकई बराबर का आदान प्रदान करता था, और एक बार ऐसी चीज शुरू होने के बाद इसे रोकना लगभग असंभव था। समय जल्दी बीत गया। 3 साल बाद विदुर और लंबा हो गया था और उसने दाढ़ी भी रखना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके मुकाबले भानु का बदलाव और ज्यादा हैरान करने वाला था। इन 3 सालों में उसे शैतान दल की पवित्र राजकुमारी की मोहक कला के लिए लगातार अभ्यास का लक्ष्य बनाया गया था। भानु ने पहले ही उसकी औरताना आकर्षण को देख लिया था और एक शानदार और सुसंस्कृत कुलीन बेटे से बदलकर एक असली मोटी चमड़ी वाला कर्कश आवाज वाला मर्द बन गया था। छोटी राजकुमारी इन 3 सालों में सिर्फ 3 बार उनसे मिलने आई थी। हर बार वह बहुत उदास दिखती थी। लगता था कि वह किसी ऐसी तकनीक की ट्रेनिंग कर रही थी जिसके लिए उसे लंबे समय तक एकांतवास में रहना पड़ता था। उसकी आखिरी मुलाकात को 6 महीने बीत चुके थे। भानु ने विदुर के बेडरूम में दौड़कर आकर पुकारा, विदुर भाई, बुजुर्ग चंद्रोम ने मुझे कहा कि तुम्हें बुलाऊं। लगता है तुमने जो गोली फॉर्मूला दिया था वह काम नहीं किया और उनकी कड़ाही फट गई। विदुर ने सिर्फ अपनी आंखें खोलीं और लापरवाही से एक पल बोला, फिर आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में चला गया। उसने कहा, उन्होंने जरूर फिर से अपनी बुरी आदत में पड़कर कुछ गलत समझ लिया होगा। मुझे उनकी दिखाई हकीमी तकनीक को और ध्यान से देखना होगा। ओह, मैं ध्यान शुरू करने वाला हूं तो मुझे रात के खाने के लिए बुलाना। भले छोटी राजकुमारी सिर्फ 3 बार दिखी थी, उसने जो इंसानों को इमारत बनाने का आदेश दिया था वह बनता रहा, और 1 महीने पहले उन महादक्ष रैंकों के प्रयासों से पूरा हो गया था। पर्वत की कमर पर एक विशाल हकीमी महल बन गया था और विदुर, चंद्रोम और शंभोर सब शैतान गुफा से निकलकर महल में चले गए थे। उनके रहने का स्तर तुरंत सुधर गया था। सबसे जरूरी बात यह थी कि अब शैतान गुफा में रहने की तुलना में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गोपनीयता की बेहतर गारंटी थी। विदुर रात के खाने के लिए अपनी ध्यान अवस्था से स्वतः जाग गया। जैसे ही वह अपने कमरे से निकला, उसे चंद्रोम मिला, जिसका चेहरा राख से ढका था और वह बेचैन था। उसने कहा, पुराना दोस्त विदुर, तुम दिन के बीच में ध्यान क्यों कर रहे हो? मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ है। विदुर ने पूछा, बुजुर्ग चंद्रोम। इन 3 सालों में विदुर ने गोली फॉर्मूलों के बदले चंद्रोम की कई तकनीकें हासिल की थीं। इससे दोनों को फायदा हुआ और उनका रिश्ता भी काफी नजदीक हो गया था। लेकिन चंद्रोम शुरू से ही अकीरा दल की मुख्य बुनियादी दवा बनाने की कलाएं हासिल करना चाहता था। ये बुनियादी कलाएं निश्चित रूप से बहुत ऊंचे स्तर की थीं और प्राण गोली बनाने की उसकी एकमात्र उम्मीद थी। चंद्रोम ने हम्फन के साथ कहा, हम्फ, क्या तुम दैव्य नगर में दवा बनाने की कला पढ़ने नहीं जाना चाहते थे? अब एक मौका है, अगर तुम इसे पकड़ना चाहते हो। विदुर की आंखें चमकीं। उसने पूछा, कौन सा मौका? इन 3 सालों में चंद्रोम के साथ आदान प्रदान से उसकी प्रगति बहुत ज्यादा थी और शंभोर और चंद्रोम दोनों उसे एकदम राक्षस कहते थे। विदुर ने 5वीं रैंक के हकीम की सीमा को पार करके 6ठी रैंक की दवा गोलियां बनाना शुरू कर दिया था, और यह तब था जब चंद्रोम ने उसे दैव्य नगर की दवा बनाने की कलाएं भी नहीं सिखाई थीं। अगर वह खुद दैव्य नगर में जाकर पढ़ सकता तो विदुर को पूरा यकीन था कि उसकी हकीमी तुरंत उछाल मार सकती थी। चंद्रोम ने कहा, गोली नगर की गोली युद्ध प्रतियोगिता, अगर तुम प्रतियोगिता में खुद को दिखा सको तो तुम सिफारिश हासिल कर सकते हो। चंद्रोम के चेहरे पर एक चमक उभरी जो विदुर की नजरों से नहीं बची। यह गोली युद्ध प्रतियोगिता निश्चित रूप से उतनी आसान नहीं थी जितना उसने बताया, और इसमें शायद कुछ निजी रंजिशें भी शामिल थीं। विदुर ने पूछा, मैं इसमें कैसे हिस्सा ले सकता हूँ? चंद्रोम ने कहा, तुम मेरे शिष्य की भूमिका निभा सकते हो। तुमने मेरी कई तकनीकें बदली हैं, तो ऐसा कहने से ज्यादा सवाल नहीं उठेंगे। चंद्रोम की आवाज उसके लिए थोड़ी असामान्य थी। विदुर पहले से ही 5वीं रैंक का हकीम था, वह भी जो अभी 18 साल का भी नहीं था। वह लाखों में एक प्रतिभा था और ताकत के मामले में वह 6ठी रैंक के हकीम से ज्यादा पीछे नहीं था, और उसकी संभावनाएं तो पूरी तरह बेइंतहा थीं। विदुर ने कहा, यहाँ कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए ना? उसे वाकई इसकी परवाह नहीं थी। जब तक उसे पिल टावर में प्रवेश का मौका मिलता कुछ भी ठीक था,
बशर्ते इसमें अकीरा दल को बेचना शामिल न हो। चंद्रोम ने हंसकर विदुर के कंधे पर थपकी दी और कहा, शानदार, हा, तो यही तय करते हैं। 1 महीने बाद मैं तुम्हें ले चलूंगा। वह बूढ़ा शंभोर शायद कुछ ही दिनों में प्राण गोली बना लेगा। उस गोली के बनने के बाद हम आजाद होंगे। चंद्रोम ने कहा, वह वाकई एक शैतान है। सिर्फ तुम्हें दवा बनाते देखकर उस बूढ़े ने तुम्हारी लगभग सारी चालें चुरा लीं। लेकिन चिंता मत करो, वह बूढ़ा निश्चित रूप से इन्हें बाहर नहीं फैलाएगा। अकीरा दल के कांटे ऐसी चीज हैं जिन्हें मध्य मैदानों में कोई उकसाने की हिम्मत नहीं करता। विदुर ने कड़वाहट से मुस्कुराया। इन सालों में उसे अच्छे से पता चल गया था कि शंभोर कितना शैतानी है। लगभग 80 साल का शंभोर वाकई बहुत मजबूत अंदरूनी शक्ति वाला प्रतिभाशाली था। विदुर को शक था कि उसकी आत्मा शायद स्वर्गीय अवस्था तक पहुंच चुकी थी। वह अपनी आंखों से नहीं देखता था, बल्कि अपनी आत्मा से हर हरकत को पकड़ता था। लेकिन सबसे मुख्य चीजें ऐसी थीं जिन्हें चुराया नहीं जा सकता था। असल में मुख्य तकनीकों के लिए अकीरा दल के खून की जरूरत थी। यह एक स्वर्गीय तोहफा था जो सिर्फ अकीरा दल के लोग ही रख सकते थे। इसलिए भले विदुर को पता था कि उसकी तकनीकें चुराई जा रही थीं, उसे परवाह नहीं थी। और शंभोर एक चतुर आदमी था और उसने भी विदुर को कई चीजें दिखाई थीं। भले उसने चंद्रोम जितना आदान प्रदान नहीं किया, नतीजा ज्यादा अलग नहीं था। 1 महीने बाद शंभोर और चंद्रोम ने मिलकर आखिरकार 12 प्राण गोलियां बनाईं। इन 12 7वीं रैंक की गोलियों को बनाने में उन्हें 31 साल लगे। जब गोली बनी, आसमान और जमीन में अजीब घटनाएं हुईं जिसने शैतान घाटी को हिला दिया। भले कोई गोली बिजली नहीं बनी, शंभोर और चंद्रोम दोनों ने खुशी से चिल्लाया। शंभोर तो रोने भी लगा। उसने कहा, अब मैं आखिरकार लौट सकता हूं। शैतान दल की पवित्र राजकुमारी तुरंत पहुंची। उसके पीछे 12 बिल्कुल खूबसूरत औरतें थीं। वे सब इंसान थीं और सबसे कमजोर भी महादक्ष रैंक की थी। पवित्र राजकुमारी ने कहा, बूढ़े शंभोर, 30 साल पहले के समझौते के मुताबिक यहां 12 रखैले हैं। शंभोर ने कहा, शानदार, और जो चीजें मैं चाहता था। पवित्र राजकुमारी ने सम्मानपूर्वक एक स्टोरेज अंगूठी दी और चंद्रोम की ओर मुड़कर बोली, बुजुर्ग चंद्रोम, आप 10 साल पहले हमारे साथ जुड़े थे और हमें बहुत फायदा हुआ है। तय शर्तों के अलावा 3 खूबसूरत रखैलें उपलब्ध हैं। क्या बुजुर्ग चंद्रोम को दिलचस्पी है? चंद्रोम का चेहरा विरोधाभास से भरा था। उसने कहा, हाय, औरतें बहुत परेशान करती हैं और मैं बुजुर्ग शंभोर नहीं हूं जो एक बड़ा परिवार शुरू करना चाहता हो। वह साफ तौर पर उन्हें चाहता था, लेकिन साथ ही नहीं भी चाहता था। खूबसूरत औरतें कौन नहीं चाहता? इसके अलावा ये शैतान घाटी में पाली गई औरतें थीं जो गर्भ में भी अच्छे से पोषित थीं। उनकी संतानें बहुत संभावना थीं कि ताकतवर प्रतिभाएं हों। यह एक बड़ा परिवार जल्दी बनाने का सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन चंद्रोम का परिवार नहीं था और वह दैव्यनगर का आधा शिष्य भी माना जाता था। भले वह इन औरतों को स्वीकार कर लेता, उसे नहीं पता था कि उन्हें कहाँ रखना है, तो उसने अफसोस के साथ मना कर दिया। पवित्र राजकुमारी ने हंसकर चंद्रोम की हथेली में एक और स्टोरेज अंगूठी रखी। उसने कहा, चूंकि ऐसा है, उस साल का हमारा समझौता अब पूरा हुआ। मेरी शैतान घाटी 8 गोलियां लेगी और बाकी आप दोनों बुजुर्ग बांट सकते हैं। चंद्रोम ने कहा, मैं सिर्फ 1 गोली लूंगा, लेकिन दूसरी गोली मुझे लगता है कि विदुर को दी जानी चाहिए। शंभोर का चेहरा जटिल था, लेकिन एक पल रुकने के बाद उसने भी सिर हिलाकर चंद्रोम के बयान को मंजूरी दी। विदुर हैरान हुआ, क्योंकि 17 साल की उम्र में उसके लिए प्राण गोली ज्यादा उपयोगी नहीं थी। यह जिंदगी बढ़ाने की गोली थी, जबकि उसे अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन चंद्रोम की नजरों के सामने उसने मना नहीं किया। पवित्र राजकुमारी ने कहा, ठीक है, आप 3 मेहमान जब चाहें जा सकते हैं। यह कहते हुए उसने विदुर को जानबूझकर एक नजर दी, जैसे वह उससे अकेले में बात करना चाहती हो। जब वह गई, विदुर ने भी एक बहाना ढूंढकर वहां से निकल लिया। महल से बाहर निकलकर वह उसके पास गया और अपनी हथेली लहराई। उसने पूछा, पवित्र राजकुमारी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? उसने आंखें झपकाईं और बोली, विदुर, अब तुम्हारे पास अकीरा दल में लौटने का मौका है। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? विदुर ने ठंडी हंसी छोड़ी। हाँ, क्या पवित्र राजकुमारी को नहीं पता कि मेरे और अकीरा दल के बीच क्या हुआ था? अगर मैं लौटा तो शायद मुझे न सिर्फ सबसे निचले स्तर पर धकेल दिया जाएगा, बल्कि मेरी मौत भी ज्यादा दूर नहीं होगी। पवित्र राजकुमारी ने कहा, पवित्र शैतान के नाम के साथ कौन तुम्हें उकसाने की हिम्मत करेगा? विदुर ने पूछा, इसकी शर्त क्या है? पवित्र राजकुमारी ने कहा, फिर से राजकुमारी के करीब न आने की कोशिश करो। वह आसमान ठंडा करने वाली, जमीन जमाने वाली आत्मा शक्ति की ट्रेनिंग कर रही है। इसे मास्टर करने से पहले वह प्यार में नहीं पड़ सकती। विदुर,
भले वह तुमसे प्यार में नहीं पड़ी है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो शायद। विदुर ने ठंडी हंसी छोड़ी। शायद यह इसलिए भी है कि मैं सिर्फ एक गरीब बच्चा हूं। चिंता मत करो, मुझे राजकुमारी में ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ दोस्त हैं। जब उसने यह कहा उसे लगा कि यह सच है, लेकिन जब उसने इसे जोर से कहा तो उसका दिल बेवजह खाली हो गया, जैसे कुछ ऐसा जिसके लिए वह प्यासा था छीन लिया गया हो। शायद यह सिर्फ एक भ्रम था। वह शैतान घाटी छोड़ने को लेकर अनिच्छुक था। पवित्र राजकुमारी ने पूछा, सिर्फ दोस्त? खैर, यह समझ में आता है। इन 3 सालों में तुम एक दूसरे से सिर्फ कुछ बार मिले हो। वह अपनी ट्रेनिंग के एक नाजुक पल में है। पवित्र राजकुमारी ने सिर हिलाया और विदुर के लिए एक स्टोरेज अंगूठी निकाली। उसने कहा, ये कुछ दवाएं हैं जो इन 3 सालों की मेहनत के बदले में गिनी जा सकती हैं। विदुर ने कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इन 3 सालों में मैंने शैतान घाटी में बहुत कुछ हासिल किया है, और इसके अलावा। उसका चेहरा लाल हो गया। भले उसने शैतान घाटी के लिए कई दवा गोलियां बनाई थीं, लेकिन उसने जितनी दवाएं बर्बाद की थीं वह उससे भी ज्यादा थीं। इसमें कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह अभी भी चीजों का परीक्षण कर रहा था। दोनों चीजें एक दूसरे को बराबर करती थीं, क्योंकि उसने जितनी दवा गोलियां बनाई थीं वह ठीक उतनी दवाओं के बदले थी जितनी उसने बर्बाद की थीं। पवित्र राजकुमारी ने हंसकर कहा, हाँ, तो इसे शैतान घाटी का तुम में निवेश मान लो। उसने स्टोरेज अंगूठी को विदुर की हथेली में जोर से रखा। वह मुड़ी और एक पल के लिए खामोश रही, जैसे कुछ और कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसने सिर हिलाया और तैरती हुई चली गई। बस 1 घंटे बाद विदुर भानु के साथ चंद्रोम के पीछे जाने के लिए तैयार था। उनके आने और जाने में अंतर यह था कि वे अब शक्ति गठन का इस्तेमाल कर रहे थे, और वास्तव में एक ऐसा सेट था जिसने उनके कई दिनों की यात्रा बचा दी। वे जल्दी ही गहरे पहाड़ों से निकलकर एक समृद्ध इंसानी शहर में पहुंच गए। चंद्रोम ने कहा, यह नीला आत्मा शहर है। हम पिल टावर तक पहुंचने के लिए आयामी नाव लेंगे। ओह, और अब मैं तुम्हें गोली युद्ध प्रतियोगिता के बारे में सच बता सकता हूं। वहां अच्छा प्रदर्शन करने से तुम गोली सभा में हिस्सा लेने की योग्यता हासिल कर सकते हो, और फिर। खैर, असल में मैं भी तुम्हारी तरह पिल टावर का निर्वासित हूं। उस जमाने में मैंने एक बड़ी गलती की थी और मुझे मेरे परिवार से 10 साल के लिए निकाल दिया गया था। इस वक्त चंद्रोम ने सब कुछ बताना शुरू किया।